जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, हम लोगों ने कल ये काइंड्स ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड देखी थी, और इसमें एक चीज़ जो मैं कल आपसे डिस्कशन करना भूल गया था वो ये कि ये जो मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है इसको लॉन्ग रन सप्लाई कर्व भी कहते हैं, और ये जो लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है इसको हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कहते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है उसमें ज़रा तब्दीली लाई जा सकती है, और शॉर्ट रन के अंदर इतनी ज़्यादा सप्लाई के अंदर तब्दीली नहीं लाई जा सकती, इसलिए वो शॉर्ट लेस इलास्टिक होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये फॉर एग्जांपल मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व है। अब इस पे 2 पॉइंट्स ले लें, तो आप देखेंगे कि प्राइस में सिर्फ इतनी सी तब्दीली लेके आए हैं P1 से P2 तक। सप्लाई में देखें कितना इजाफा हो सकता है, कितना, क्योंकि लॉन्ग रन की डेफिनेशन में ये बात शामिल है कि न्यू फर्म्स कैन एंटर। तो प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई तो बढ़नी है, लेकिन कितनी बढ़नी है, वो ज़्यादा बढ़नी है। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है, तो ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो मोर इलास्टिक होता है। मोर इलास्टिक का मतलब आपको पता है, इलास्टिक होता है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर हम बात कर लें शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में ये सप्लाई कर्व होता है, होते दोनों पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, लेकिन अब इसमें 2 पॉइंट्स अगर हम ले लें ए और बी, तो आप देखें कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। ये P1 है तो ये कोई P4 होगा, लेकिन सप्लाई में जो चेंजेस आई हैं वो आपके सामने है। सप्लाई में इजाफा थोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन में ज़्यादा सप्लाई में इजाफा नहीं किया जा सकता। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो होता है ये ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या है, लेस देन 1 है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है इज लेस इलास्टिक, जिसको हम इन इलास्टिक भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये भी ज़रा जहन में रहे कि शॉर्ट रन में सप्लाई में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता, और ना ही ज़्यादा कमी हो सकती, लेकिन लॉन्ग रन में इजाफा भी ज़्यादा हो सकता है और कमी भी ज़्यादा हो सकती है। शॉर्ट रन में इजाफा भी थोड़ा है और कमी भी थोड़ी है आपके सामने। ये कल का टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग elasticity of supply, elasticity of supply, ये टॉपिक है। ये यानी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो डिमांड का पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स है ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये एक ही बात।
ये एक ही बात। अब इसमें देखना क्या है, जब भी आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं या फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसमें दो बातें होती हैं, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी या फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी में दो बातें होती हैं। एक क्या होता है कि मोर इलास्टिक और एक लेस इलास्टिक। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो क्या है, उसमें ये है कि आप को की बुक में भी अगर आप चले जाएं, फॉर एग्जांपल बुक में भी आपको ले जाएं, आप लोगों को बुक से भी मैं दिखाता हूँ। ताकि प्रॉब्लम ना हो, बुक भी शेयर करते हैं आपके साथ। ये मेरे पास जी, ये पेज नंबर है, मेरे पास जो पेज नंबर है वो है 65 है बुक के अंदर, ठीक है ना जी। तो ये मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। ये बुक आपके सामने आ रही होगी, इसमें ये वाला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना जी। इसमें जो इसकी जो हेडिंग्स हैं वो पहले आप लोग लिख लीजिए। उसमें पहला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, ये पहला है हेडिंग। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तीसरा है स्पेयर कैपेसिटी। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। और फिर है बैरियर्स टू एंट्री। और टाइम स्केल वाली बात जो है हम पहले ही कर चुके हैं कि शॉर्ट रन में लेस इलास्टिक होता है और लॉन्ग रन में मोर इलास्टिक होता है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ये वाला जो आपके सामने 5.2 सेक्शन है, मोमेंट्री सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है, शॉर्ट रन लेस इलास्टिक होता है और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो मोर इलास्टिक होता है। ये 5.2 पहले पढ़ चुके हैं। आज ये 5.1 हमने अभी पढ़ना है फिलहाल। तो इसमें सिंपली अगर आप लोग देखें तो पहली चीज़ है एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंटरीज ऑफ द फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पहली जो हेडिंग है वो क्या है, इन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर आपके पास ये मौजूद है, एग्जिस्टेंस है, तो फिर सप्लाई और कीमत में इजाफा होता है, तो आप सप्लाई में इजाफा ज़्यादा कर सकते हैं, मोर इलास्टिक होगा। अगर आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है फिनिश गुड्स की, यानी अगर एग्जिस्टेंस है और कीमत में इजाफा हो जाता है, आप सेलर हैं और आपके पास आपकी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो आप फौरी तौर पर सप्लाई बढ़ाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पास फिनिश गुड की इन्वेंट्री मौजूद है, तो आप उसकी सप्लाई में ज़्यादा इजाफा कर देंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी। अगर
जो है वो इन्वेंट्री मौजूद है, और अगर प्राइसेस में इजाफा होने से इन्वेंट्री मौजूद नहीं है तो सप्लाई बढ़ेगी तो सही, लेकिन थोड़ी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, फिर लेस इलास्टिक होगा। लेस इलास्टिक को इनइलास्टिक भी कहते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो एग्जिस्टेंस है, इफ एग्जिस्टेंस है ना, अगर एग्जिस्टेंस है तो ये होगा, इफ डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आपके पास फिनिश गुड एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसकी इन्वेंट्री नहीं है, तो फिर तो ज़्यादा जो है वो इजाफा नहीं हो सकता, तो फिर लेस इलास्टिक हो जाएगा। ये पहली हेडिंग समझ आ गई आप लोगों को। दूसरी बात जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। दूसरी बात क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ये भी वही बात है कि अगर जो है वो आपके पास लेबर अवेलेबल है या मार्केट में लेबर अवेलेबल है, तो फिर तो आप लेबर को यूटिलाइज करके ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर अवेलेबिलिटी होगी तो सप्लाई मोर इलास्टिक हो जाएगी, अगर अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नहीं होगी तो सप्लाई में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना जी। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। आप की चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप पंखा बनाते हैं तो पंखे की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो पंखा बनाने के लिए अब आपको क्या चाहिए, आपको जाहिर सी बात है कि वो चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और उसमें इंपॉर्टेंट सबसे लेबर है। तो लेबर अगर अवेलेबल होगी तो सप्लाई में इजाफा होगा ना, तो और अगर ज़्यादा अवेलेबल होगी तो ज़्यादा इजाफा होगा। तो ज़्यादा इजाफा का मतलब क्या है कि मोर इलास्टिक। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है तो फिर तो है, अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कम है, और तो फिर तो लेबर नहीं मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं ना। अगर बेरोज़गारी बहुत कम है तो फिर कहाँ से लेबर लेके आएंगे आप। हाँ, अगर बेरोज़गारी ज़्यादा होगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी ज़्यादा होगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगी, मोर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी तो लेबर आपको मिलेगी ना, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होगी। और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होगी तो आप सप्लाई में ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं, मोर इलास्टिक सप्लाई होगी, आप मोर इलास्टिक सप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है तो लेबर ही नहीं मिलेगी फिर तो आपको। जैसे आप डेवलप कंट्रीज में चले जाएं तो वहाँ अगर आपको नज़र आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, सब लोग जॉब पे हैं, तो फिर आप के पास लेबर आपको मिलेगी वहाँ पे? नहीं। जब लेबर ही नहीं मिलेगी तो आप सप्लाई कैसे ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो सप्लाई लेस इलास्टिक हो जाएगी। तो दो बातें समझ आ गई। तीसरी जो चीज़ है वो है स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी, ये भी वही बात है कि अगर फर्म के पास स्पेयर कैपेसिटी है, उसके पास जो किसकी कैपेसिटी, हर चीज़ की कैपेसिटी, उसके पास रिसोर्सेज स्पेयर हों, उसके पास मशीनरी स्पेयर हो, तो उसके पास इनपुट स्पेयर हों, और फिर उसकी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाए, तो फिर तो वो सप्लाई में ज़्यादा इजाफा कर सकता है। स्पेयर कैपेसिटी अगर होगी तो मोर इलास्टिक, अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर आपके लिए सप्लाई बढ़ाना, सप्लाई तो बढ़ेगी लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगी, लेस इलास्टिक हो जाएगी। यानी अगर इफ स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट है ना, तो सप्लाई क्या होगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी, सप्लाई में ज़्यादा इजाफा किया जा सकता है। और इफ स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कहते हैं फालतू, डज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास है ही कुछ नहीं,
तो फिर सप्लाई क्या होगी, लेस इलास्टिक, फिर सप्लाई में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। वही बात है कि अगर आपकी जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है या फर्म है वहाँ पर एग्जिस्टेंस है रॉ मटेरियल और कंपोनेंट की, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो फिर तो सप्लाई में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मरी में रहते हैं, तो वहाँ पे पता चले कि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं पहुँचा वहाँ तक, मौसम ख़राब होने की वजह से, तो आप सप्लाई में कितना इजाफा कर सकते हैं। आपने आपके पास वहाँ पे खाना बनाने के लिए घी ना हो, तो आप खाना अगर बेचते हैं, होटल है आपका, तो रॉ मटेरियल ही ना हो, चीनी ना हो, तो चीज़ें ना हो जो चाहिए होती, तो आप कहेंगे जी इस्लामाबाद से या पिंडी से आएंगी तो फिर हम उसको देंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास उसकी कंपोनेंट्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए अगर रॉ मटेरियल भी मौजूद होगा, कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, तो आप जो है वो सप्लाई ज़्यादा दे सकते हैं, मोर इलास्टिक हो जाएगी। अगर नहीं है या कम है तो सप्लाई में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता, लेस इलास्टिक हो जाएगा। उसके बाद है पांचवा, टाइम बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री, तो बैरियर्स कहते हैं रुकावटें। तो अगर नई फर्म्स को आने में रुकावटें हैं, नई फर्म्स नहीं आ सकती, तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो नई फर्म नहीं आ सकती आप वाले बिजनेस में जो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर सप्लाई में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि नई फर्म्स आएंगी तो सप्लाई में ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो बैरियर्स अगर मौजूद होंगे, रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होंगे एंट्री का मतलब मार्केट में एंट्री के लिए, तो फिर सप्लाई में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बैरियर्स थोड़े हैं तो फिर सप्लाई में इजाफा हो सकता है, ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, फिर मोर इलास्टिक होगी। छठी बात है टाइम स्केल, सॉरी, टाइम स्केल। तो टाइम स्केल मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या बोला, टाइम स्केल के हवाले से मैं बता चुका हूँ, अभी आते ही मैंने बताया आपको ये कि लॉन्ग रन जो टाइम होता है, लॉन्ग रन टाइम पीरियड जो होता है, उसमें सप्लाई मोर इलास्टिक होती है, उसमें ज़्यादा इजाफा हो सकता है क्योंकि नई फर्म्स आ सकती हैं। शॉर्ट रन के अंदर नई फर्म्स नहीं आती होती, इसलिए शॉर्ट रन में लेस इलास्टिक होता है। और तीसरा जो टाइम पीरियड है मोमेंट्री, उसमें सप्लाई कर वर्टिकल होता है, तो उसमें तो सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, यानी ज़ीरो इलास्टिक होती है, तो वो वन डे मार्केट होती है। ये तीनों टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका हूँ, यानी शॉर्ट रन और ये अपना लॉन्ग रन। ये जो टाइम पीरियड वाली बात है वो ये है, ये बात, सॉरी, ये टाइम पीरियड वाली बात ये वाली, ठीक है ना जी, ये वाली बात। तो टाइम स्केल शॉर्ट रन में मोर लेस इलास्टिक और लॉन्ग रन में मोर इलास्टिक, और वन डे में परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी ज़ीरो इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं इसको। तो ये टॉपिक छोटा सा था, थोरेटिकल टॉपिक था, ये हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो ये इसके बाद 5.2 हम पहले ही कर चुके हैं, बुक के अंदर जो 5.2 सेक्शन था वो पहले ही कर चुके हैं, तो वो मैं दोबारा आपको बुक के अंदर बताता हूँ। तो ये है बुक, ठीक है ना जी। इसमें से मैंने आपको यही सारी हेडिंग समझाई हैं, इसमें से मज़ीद पढ़ लीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड बता चुका हूँ कि मोमेंट्री में वर्टिकल होता है सप्लाई कर्व, यानी ज़ीरो इलास्टिक कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक भी कहते हैं। शॉर्ट रन के अंदर लेस इलास्टिक होता है, लॉन्ग रन के अंदर मोर इलास्टिक होता है। 5.3 सेक्शन अभी हमने पढ़ना है, इसलिए अभी टेंशन नहीं लेनी, ये अभी सेक्शन अभी हमने पढ़ना है। अच्छा, इसमें ये जो 5.3 सेक्शन है अभी अभी हम नहीं पढ़ सकते अभी, ये सप्लाई का चीज़ें ख़त्म हो गई सारी जो हमने पढ़नी थी, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको।
अच्छा, इस पिछले चैप्टर पे जाएं, जो इससे पिछला चैप्टर है, ये चैप्टर 4 है ना, तो वो चैप्टर ये वाला, ये चैप्टर है जनाब ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर में यानी डिमांड का जो चैप्टर था ये वाला, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 3, इसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। अच्छा, और चौथा चैप्टर था उसमें डिमांड एंड सप्लाई की इलास्टिसिटीज थी। तो मैंने ये किया था कि दोनों ही असल में डिमांड सप्लाई के चैप्टर हैं, एक में डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस है, एक में डिमांड एंड सप्लाई की इलास्टिसिटीज है। तो मैंने डिमांड की चीज़ें डिमांड की इलास्टिसिटी के साथ पढ़ाई, फिर सप्लाई की चीज़ें सप्लाई की इलास्टिसिटी के साथ पढ़ाई। लेकिन अब इसमें एक चीज़ रह गई थी, ये वाला पहला सवाल जिसे हम कहते थे डेफिनेशन मार्केट, यानी ये पहला सफ़ा रह गया था ये वाला। इस चैप्टर में ये पहला सफ़ा रहता था। मैंने यहाँ से शुरू किया था आपको कौन सा भला, मैंने यहाँ से शुरू किया था आप लोगों को, ये डिमांड कर्व से है ना, ये यहाँ से मैंने आप लोगों को शुरू करवाया था। लेकिन ये वाला रह गया था सफ़ा। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इसको पढ़ सकें। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि आप सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन लिखें। तो मार्केट क्या होती है, ठीक है ना जी, मार्केट की डेफिनेशन। तो मार्केट क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं जी, ये ख़त्म करते हैं टॉपिक। अब हम बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट क्या है, तो मार्केट की डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। मार्केट, अच्छा, मार्केट मार्केट इज a mechanism or arrangement that bring that bring buyers, buyers का मतलब क्या है, demanders, buyers and sellers, sellers का मतलब क्या है, suppliers of good and service in contact with one another। ये है जी मार्केट की एक डेफिनेशन, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हमने मार्केट की। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है मार्केट इज a place where buyers and sellers contact to each other in order to sell and purchase of goods and services। ये दूसरी डेफिनेशन। लेकिन ये जो डेफिनेशन हमने की है दूसरी वाली,
ये कोई इतनी अच्छी डेफिनेशन में शुमार नहीं होती है। ज़्यादातर जो डेफिनेशन बेहतर डेफिनेशन है वो पहली वाली डेफिनेशन है। अच्छा, एक जो है वो डेफिनेशन और भी है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वो है मार्केट इज अ सिचुएशन in which potential buyers and sellers of the good or service come together for the purchase of exchange। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है। मार्केट is a situation in which buyers and sellers, सॉरी ये लिखा हुआ है, दोबारा से लिखता हूँ, in which potential buyers and potential sellers of a good or service come together for the purpose of exchange। ये है जी 3 डेफिनेशन। अच्छा, अब तीनों डेफिनेशन में एक चीज़ तो वाज़ेह है, वो ये कि इसमें दो लोग हैं मार्केट में। एक तरफ कौन है? बायर्स हैं, और दूसरी तरफ कौन है? सेलर्स हैं। यानी बायर्स और सेलर्स दो तरह के मखलूक हैं। इधर भी बायर्स और सेलर की बात की है, इधर भी बायर्स एंड सेलर्स की बात की, तीनों में। इसका मतलब जब हम मार्केट का जिक्र करेंगे तो दो लोग आ जाएंगे, एक तरफ बायर्स आ जाएंगे और एक तरफ कौन आ जाएंगे? सेलर्स। बायर्स जो हैं उनका ताल्लुक डिमांड से है, और सेलर का ताल्लुक जो है वो सप्लाई से है। बायर का जो बिहेवियर है वो लाफ डिमांड की सूरत में, और बाकी जो डिमांड की चीज़ें हैं वो पढ़ चुके हैं आप। सेलर का ताल्लुक सप्लाई से है, और इसका बिहेवियर जो है वो लाफ सप्लाई की शक्ल में आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या करता है सेलर। वो क्या है? लाफ डिमांड में आपने पढ़ा था प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। प्राइस कम हो तो वो डिमांड को ज़्यादा कर देते हैं, ये आपने पढ़ा। सेलर का बिहेवियर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेलर के बिहेवियर में आपने कहा था सेलर को ज़्यादा कीमत मिले तो वो सप्लाई ज़्यादा देता है, सेलर को कम कीमत मिले तो वो सप्लाई कम देता है। तो लाफ सप्लाई और लाफ डिमांड आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये डिमांड्स मार्केट से शुरू नहीं किया था कि मैं आपको कैसे बताता मार्केट क्या है, जब तक कि आप मार्केट के अंदर की चीज़ें नहीं पहले पढ़ के आते। तो अब आप पढ़ आए हैं, अब आपके लिए मसला नहीं है कि मार्केट के अंदर दो फोर्सेस होती हैं, एक बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं, और उनका बिहेवियर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपके लिए मार्केट को समझना मुश्किल नहीं है। तो मार्केट की डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म। मार्केट, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन, दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। तो मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म और अरेंजमेंट that bring buyers and sellers of the good and service in contact with each other। यानी मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि दोनों किस्म की मखलूक को, यानी बायर्स और सेलर्स को, जो कि चीज़ों को बेचना या खरीदना चाहती हैं, उनका कांटेक्ट करवा देता है। समझ रहे हैं? तो मार्केट कांटेक्ट करवा देता है एक दूसरे के साथ। तो मार्केट मैकेनिज्म है,
ऐसा मैकेनिज्म है या अरेंजमेंट है जो कि बायर्स और सेलर्स का आपस में एक कॉन्टेक्ट करवा देता है। ठीक है, ये जो दूसरी डेफिनेशन है ये ज़रा ज़्यादा सिंपल सी है, लेकिन ये अच्छी नहीं है कि मार्केट इज़ अ प्लेस। अब ये मार्केट ज़रूरी नहीं है कि प्लेस भी हो। मार्केट जो है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो वो तो ऑनलाइन भी हो सकती है आज की दुनिया में देखे जाए, तो प्लेस के लिए ज़रूरी नहीं है। फिर बायर्स एंड सेलर्स, ये वही बात है। फिर क्या है, कांटेक्ट करने हैं, कांटेक्ट करते हैं, ये भी हमने बात की। कांटेक्ट किसी तरीके से भी हो सकता है, इसने भी कांटेक्ट की बात की, इसने भी कांटेक्ट की बात की। तो कांटेक्ट का मतलब ये है कि आप, अभी मैं आपको फ़ोन उठाता हूँ, मैं कहता हूँ ये बॉल पेन चाहिए मुझे, तो मेरा आपका कांटेक्ट हो गया ना, तो मार्केट बन गई, बायर और सेलर का राब्ता हो गया। तो वो एसएमएस के ज़रिए भी हो सकता है कांटेक्ट, जो भी मॉडर्न जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके ज़रिए हो सकता है। फ़ोन के ज़रिए भी हो सकता है, आप खुद बिल मुशाफा गुफ्तगू भी फरमा सकते हैं, आप खुद भी उस बंदे से जाके मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट हो जाए जिससे। किस लिए कांटेक्ट करना है? इन ऑर्डर टू सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। समझ गए ना? तो जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा है पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल मीन्स जो आप समझते हैं कि ये एक्सपेक्टेड, जिसको आप समझते हैं कि ये बायर है, ठीक है ना। और पोटेंशियल सेलर जो वाकई सेल कर रहा है, जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, जिसके पास चीज़ भी मौजूद है, तो वो एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि मार्केट जो है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तरफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। बायर्स का ताल्लुक डिमांड से होता है, डिमांड में बिहेवियर लॉ ऑफ डिमांड का है, सप्लाई में बिहेवियर जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई का है। समझ गए ये सारी कहानी? तो मैंने आपको मार्केट समझाया है। अब मार्केट की कुछ काइंड्स या एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपकी बुक के अंदर आप पढ़ेंगे जाके तो उसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट मार्केट। नंबर 1 क्या है? प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट को कमोडिटी मार्केट भी कहते हैं, लेकिन आपकी किताब में उसको अलहदा से लिखा हुआ है जो सही नहीं है। एक ही बात है, प्रोडक्ट मार्केट कह लें या कमोडिटी मार्केट कह लें या गुड्स मार्केट कह लें, एक ही बात है। तो, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ पर गुड्स की सेल एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात नहीं वो कर रहा, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है। ठीक है ना जी? तो वो कोई भी हो सकती है। फिर दूसरी जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो है जिसमें, जहाँ पर मार्केट जो भी होगी वहाँ पर सेल एंड परचेज होगा गुड्स का, या किसी जिस चीज़ की भी मार्केट होगी उसी चीज़ की गुड्स सेल एंड परचेज होगी। जैसे फाइनेंशियल मार्केट है तो उसमें फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल एंड परचेज होगी। जैसे आप कहते हैं आलू की मार्केट, तो वहाँ आलू की खरीदो फरोख्त होगी। गोल्ड मार्केट है तो वहाँ गोल्ड की खरीदो फरोख्त होगी। समझ रहे हैं? गल्ला मंडी होती है तो उसमें जो गल्ला जो होता है उसकी खरीदो फरोख्त होती है। बकरा मार्केट होती है तो उसमें बकरों की खरीदो फरोख्त होती है। इसी तरीके से तीसरा है फैक्टर मार्केट। ये उसकी काइंड्स कह लीजिए या एग्जांपल कह लीजिए। फैक्टर मार्केट कल मैंने आपको बताया था, कल भी और पिछले लेक्चर में भी, कि फैक्टर्स कितने होते हैं, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स होते हैं चार, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से वाला? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। याद है ना? तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। तो ये देखें, मैं आपको याद कराता हूँ, ये चार फैक्टर्स। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये चारों की मार्केट है। यानी लैंड मार्केट लैदा होगी, लेबर मार्केट लैदा होगी, कैपिटल मार्केट लैदा होगी, एंटरप्राइज मार्केट। तो चार मार्केट बन सकती हैं, इन्हें कहेंगे फैक्टर मार्केट। समझ गए? फैक्टर मार्केट समझ आ गया? इन चारों की मार्केट जो होगी उन्हें फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है ना जी?
ये हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो अब ये मार्केट समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद जब हम मार्केट देखें, एक चीज़ जो है वो ये टॉपिक तो वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन मार्केट आगे मज़ीद भी उसकी काइंड्स हो सकती हैं कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कर लें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लें, फिर विद रिस्पेक्ट टू और बहुत सारी काइंड हो, लेकिन हम इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट मार्केट होती है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होती हैं, क्योंकि कमोडिटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दोनों हैं। तो प्रोडक्ट कह लीजिए, कमोडिटी कह लीजिए, या गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए, एक ही बात है। तो गुड्स गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स कहते हैं एनी एनी टेंजिबल आइटम any tangible which can satisfy the human wants। ठीक है, ये टेंजिबल जो भी होता है उसे गुड्स कहते हैं। सर्विसेज किसे कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं एनी इनटेंजिबल और एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग which can satisfy the human wants। यानी मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैं जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी ये मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो सर्विसेज डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, वकील हो सकता है, ठीक है ना जी। और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कटिंग करवाते हैं आप लोग, जूता मुरम्मत कराते, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिससे उस बंदे के एक्शन से आप सेटिस्फाई होते हैं, वो इंटेंजिबल होता है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम दोनों को ही हम कमोडिटी भी कहते हैं, और इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट, कमोडिटी, ठीक है ना जी। ये सारे नाम हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि हमें ये समझ आ गया क्या भला कि मार्केट क्या होती है और मार्केट के अंदर क्या क्या होता है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट 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 इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सही करके लिखते हैं, BRIUM, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको मार्केट इक्विलिब्रियम को डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम कह लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम कह लीजिए, या इसको प्राइस MECH मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सारा, या इसको हम और भी नाम देते हैं, ये सारा एक ही चीज़ है। इसको हम और भी नाम दे देते हैं। इसको हम
मार्शिलियन क्रॉस भी कहते हैं, क्रॉस, मार्शिलियन, मार्शिलियन क्रॉस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम दे सकते हैं आप लोग। इसको हम मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं, मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं। ये एक ही चीज़ है सारी, ये कह लें, 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 ये एक ही टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले मार्केट है, वो मैं पहले मार्केट समझा चुका हूँ, मार्केट किसे कहते हैं। अब इसमें एक और लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस, अ स्टेट ऑफ बैलेंस, जिसमें बैलेंस हो, तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाएं, स्टेट ऑफ बैलेंस। अच्छा, अब मार्केट पहले बता चुका हूँ, इसमें ये दो, पहला लफ्ज़ मार्केट है, फिर है इक्विलिब्रियम। तो मार्केट पहले बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम अब बता दिया। मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, बैलेंस में आ जाए। तो यहाँ दोनों पलड़े बराबर हैं, डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर हो गई है, तो उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है जी, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट अगर इक्विलिब्रियम है तो एक होता है मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या है? तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक कि डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि डिमांड कम हो जाए सप्लाई से। समझ गए? तो फिर दो सिचुएशन हो सकती हैं, बराबर नहीं होगा तो डिमांड बड़ी होगी सप्लाई से या डिमांड कम होगी। अगर तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इसको हम कहते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज। और अगर अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, या इन अदर वर्ड्स डिमांड कम है सप्लाई से, तो फिर उसे क्या कहेंगे? सप्लाई ज़्यादा हो तो उसे हम कहेंगे सरप्लस। तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा? दो चीज़ें आएंगी, एक शॉर्टेज, शॉर्टेज में डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, सरप्लस में सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से। समझ आ गई बात? शॉर्टेज में डिमांड इज मोर देन सप्लाई, और सरप्लस में सप्लाई जो होगी, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ये देखें, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, इधर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। समझ गए? तो ये डिसइक्विलिब्रियम भी समझ आ गया हमें कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा और मार्केट डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा। अब इससे आगे चलो, तो फॉर एग्जांपल अब इसको हम एक डाटा से समझ लेते हैं। डाटा क्या है? डाटा में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये प्राइस है और ये डिमांड है। प्राइस क्या है? प्राइस है 50, फिर है 100, फिर है 150,
फिर है 200 और फिर है 250 फॉर एग्जांपल। तो प्राइस आपके सामने क्या हो रही है, बढ़ रही है, 50 से बढ़कर क्या हो गई है, 250 तक चली गई है। अब अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ डिमांड, अब आप इसका बिहेवियर देख लें क्या होगा। आप लोग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आए हुए हैं, तो कम कीमत पर फर्ज कर लें जो डिमांड है वो 1500 है, कीमत 50 से 100 होती है, डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी ना। कीमत के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 1200 पे फर्ज कर लें आ जाती है, फिर फर्ज कर लें 900 पे आ जाती है, फिर फर्ज कर लें कि 600 पे आ जाती है, फिर फर्ज कर लें 300 पे आ जाती है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, कि प्राइसेस बढ़ रही हैं और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। और अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो डिमांड कर्व बन जाएगा ऐसे, ये डिमांड कर्व बन गया। और अब ये मैं डाटा प्लॉट किए बगैर आप बना के देखिएगा, खुद प्लॉट कीजिएगा। अब हम इसी टेबल में सप्लाई का भी डेटा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखें कीमत कम है तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी। फर्ज करें 300 है, कीमत अगर बढ़ती है 50 से 100 तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, 600 पे चली जाएगी, 1,500 पे कितनी चली जाएगी, 900 पे आ जाएगी, फिर कितने पे आ जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी तो ये आपके सामने कि सप्लाई का बिहेवियर अगर आपको आता होगा तो आप लिखेंगे ना। इसीलिए मैंने तरतीब से चीज़ें कराई हैं, आपकी किताब में तरतीब से नहीं थी। तो जैसे ये वाली बात मैं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड आता होगा तो आप मार्केट समझ सकेंगे, अदरवाइज मार्केट को नहीं समझ सकते। अच्छा, यहाँ पे अब आपके सामने सिचुएशन है। अब इन दो कॉलम को मिलाएंगे तो डिमांड कर्व बन जाएगा, और अगर इन दो को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व बन जाएगा। ये पी और क्यू एस को मिलाएंगे तो यहाँ पे अब क्या लिखें, यहाँ पे अब हम सिर्फ क्यू लिखेंगे। क्यू का मतलब ये है कि क्यू डी भी है और क्यू एस भी है, और जब हम इसको मिलाएंगे तो आपके पास सप्लाई कर्व बन जाएगा, जैसे होता है सप्लाई कर्व। तो ये सप्लाई कर्व बन गया, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़रा नोटिस करें, जहाँ पर ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है। इस जगह पर दो चीज़ें होंगी, एक तो एक ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ई पॉइंट कहते हैं। ई पॉइंट मीन्स कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ ये दोनों बराबर हो गए। और ये चीज़ आपको इस डाटा में नज़र आएगी यहाँ पे। ये देखें यहाँ पर 900 ही क्या है, 900 ही डिमांड है और 900 ही सप्लाई है। तो ये दोनों यहाँ पर इस कीमत पर क्या हो गए, इस कीमत पर ये दोनों बराबर हो गए। ये वो सिचुएशन है जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये वो सिचुएशन है, मार्केट सिचुएशन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम ये मैंने बताया था। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। और डिसइक्विलिब्रियम भी बताया था, जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होते हैं। तो आपने इस तरह से पढ़ना है, पहले आपने इस तरह से पढ़ा था, इसको और इसको इस तरह से पढ़ा था कि प्राइस कम हो रही है और डिमांड, सॉरी प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। तो ये कॉलम वाइज पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड है। फिर प्राइस और सप्लाई को जब आपने मिलाया था ये दोनों, तो ये कॉलम वाइज पढ़ा था तो लॉ ऑफ सप्लाई था। ये तो बन चुके हैं। अब आप इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप रो वाइज पढ़ेंगे कि 50 रुपये कीमत पर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो 50 रुपये कीमत पर डिमांड 1500 है और 50 रुपये कीमत पर सप्लाई 300 है। तो क्या डिमांड और सप्लाई बराबर है? नहीं, नहीं बराबर। तो ये क्या है,
यहाँ पर तो डिमांड और सप्लाई बराबर है। देखें 900 ही डिमांड है और 900 ही आपके सामने क्या है, सप्लाई है। 900 ही डिमांड है, 900 ही सप्लाई है, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। लेकिन 50 रुपये कीमत पर डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, तो ये क्या है, क्या है यहाँ पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, है ना। और इसी तरह से आप इस कीमत पे देखें, 100 रुपये कीमत पर क्या है, 100 रुपये कीमत पर वही सिचुएशन है कि डिमांड 1200 है और सप्लाई 600 है, यानी अभी भी डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं है और अभी भी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। इस कीमत पर भी, इस कीमत में भी 1200 600 से बड़ा है। 150 यानी 150 प्राइस पर 900 बराबर है, तो ये सही है। ये जो सिचुएशन है जिसमें डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्टेज कहते हैं। तो ये क्या है, शॉर्टेज, ठीक है ना जी, ये शॉर्टेज। अच्छा, अब अगर हम अब अगर हम दूसरी चीज़ों पे देखें, इससे नीचे कीमत पे देखें, तो आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है जी आपके सामने। 200 रुपये कीमत पे ज़रा चेक करें। 200 रुपये कीमत के ऊपर आप देख सकते हैं कि 200 रुपये कीमत के ऊपर डिमांड 600 है लेकिन सप्लाई 1200 है ना। जाहिर सी बात है, जब कीमत बढ़ती जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन क्या है, यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है, लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा है यानी 1200 है और डिमांड कम है 600 डिमांड से। अब आप खुद सोचें, मार्केट में बेचने वाले 1200 बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन खरीदने वाले कहते हैं हम नहीं खरीदते क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा है, 200 रुपया बहुत ज़्यादा कीमत है 50 के मुकाबले में, 100 के मुकाबले में। तो ये बेचने वाले तो खुश हैं, वो कहते हैं 1200 ले लो यार, 1200 चीज़ें हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिमांड करने वाले कहते हैं नहीं 600 दे दो। तो क्या होगा, सरप्लस हो गया ना, बिकेगी नहीं चीज़। और आपको 600 सरप्लस है यहाँ पे आपके सामने, 600 तो बिक जाएगी लेकिन 600 फिर भी 1200 में से रह जाए। अच्छा, फिर 250 कीमत जब होती है 250, तो इस कीमत पे देखें तो डिमांड 300 है, बहुत ज़्यादा कीमत है ये, और इस पर सप्लाई करने वाला और खुश हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा कीमत मिल रही है। वो 1500 चीज़ें बेचने के लिए तैयार है, बिकी नहीं है। तो ये QD और QS अभी भी बराबर नहीं है ना, इस कीमत पे 200 और 250 पे, और इस पे भी 1500 रुपया ज़्यादा है, 1500 यूनिट जो है वो बेचने के लिए वो तैयार है, लेकिन डिमांड करने वाले कहते नहीं 300, तो सरप्लस रह जाएगा ना सेलर के पास, 300 ही बिकेगी। 1200 तो यूनिट बच जाएंगे, क्योंकि 1500 में से 300 अगर ले लेते हैं तो 1200 यूनिट बच जाएंगे, तो ये सरप्लस है। ये हर कीमत पे चेक कर रहे हैं हम लोग। तो अब आपको समझ आ गई बात कि ये डिसइक्विलिब्रियम है, ये दोनों क्या हैं, ये डिसइक्विलिब्रियम है। यहाँ पर भी ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है। ये मैंने लिखा भी हुआ, बल्कि सॉरी, ये मैंने लिखा हुआ है पहले से, ये मैंने लिखा हुआ है मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम है जहां पर जिस कीमत पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं, जिस कीमत पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं, सॉरी, तो अच्छा, तो जिस कीमत पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं, ये वो कीमत है इधर इस डाटा के मुताबिक। इस कीमत को
आप क्या कहेंगे? इस कीमत को आप कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? 900, जहां जो जिस पे बेचने वाले भी 900 यूनिट बेचने के लिए तैयार हैं और खरीदने वाले भी 900 यूनिट खरीदने के लिए तैयार हैं, दोनों की विलिंगनेस है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जनाब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ आ गई? तो यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस है 150 और यहाँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 900 यूनिट्स, और इसको हम डिनोट कर देते हैं पी बार से या पी स्टैरिक से, जो मर्जी कह लें, या क्यू बार से या क्यू स्टैरिक से, जो मर्जी कह लें, नोटेशन में कोई मसला नहीं है। या समझ आ गई बात? पी बार और क्यू बार ये हम कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है 150, और ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और वो इक्विलिब्रियम क्या है? क्वांटिटी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस आएगी यहाँ पे, ये होगी क्या भला होगी? ये 150 रुपया होगी इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो क्वांटिटी नीचे आएगी इस तरफ, ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये कितनी होगी? 900। समझ गए? क्योंकि इस 150 पर 9, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये साइमल्टेनियसली बैक वक्त जो है, ये किस पे आया हुआ है? डिमांड कर्व पर भी आया हुआ है, सप्लाई कर्व पे भी आया हुआ। तो यहाँ पर देखें, डिमांड कर्व पे भी 900 है, सप्लाई कर्व पे भी 900 है। मेरी बात समझ आ गई? ये आपके सामने। अब इसमें मज़ीद देखें, मज़ीद ये देखें कि ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है, और अगर गौर फरमाएं तो ये क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस है ना, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्रॉस बन गया, ये ऐसे क्रॉस बन गया। इसका मतलब ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मार्शेलियन क्रॉस कहते हैं। मैंने अभी इधर बताया था आपको, इसको हम मार्शेलियन क्रॉस कहते हैं। ये मार्शेलियन क्रॉस, क्यों भला मार्शेलियन क्रॉस कहते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? डॉक्टर मार्शल ने। और लॉ ऑफ सप्लाई भी किसने दिया था? मार्शल ने। तो ये मार्शेलियन क्रॉस का मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम है, और इसको मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट क्लियर हो गई। क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्लियर होने का मतलब है कि डिमांड करने वाले जितनी डिमांड कर रहे थे 900 यूनिट, और सप्लाई करने वाले भी 900 ही दे रहे हैं। मार्केट में कोई चीज़ ना सरप्लस में है ना शॉर्टेज में, क्लियर हो गई है मार्केट। ठीक है, तो इसलिए इसको मार्केट क्लियरेंस भी कहते हैं। डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में होती ही दो चीज़ें, एक डिमांड एक सप्लाई। प्राइस मैकेनिज्म अभी मैंने इसको क्यों कहते हैं अभी नहीं समझाया, ये अभी समझाते हैं। ठीक है ना जी? अब आ जाएं इधर, दोबारा से ग्राफ के ऊपर आएँ तो आपको कुछ चीज़ें मज़ीद नज़र आ जाएंगी। अगर फ़र्ज़ करें ये कीमत हो, अब ये हम इसको ये ख़त्म कर देते हैं प्राइसेस, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताई थी। अब हम इसकी जगह पर ये लिख देते हैं क्यू बार और पी बार। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि प्राइस जो है वो ये हो जाती है, जिसको हम P2 कहते हैं। तो P2 जो प्राइस है, दोबारा से P2 जो प्राइस है, इसको भी दोबारा लिख देते हैं, पी बार, और ये इसको कहते हैं P2। प्राइस ज़्यादा हो गई। अब आप बताएं, जब प्राइस ज़्यादा होगी तो आप फ़र्ज़ कर लें सप्लाई कर्व नहीं है, इमेजिन करें कि सप्लाई कर्व नहीं है, सिर्फ डिमांड कर्व है। तो आप देखें कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस डिमांड कर्व पर यहाँ से चलते हुए आप कहाँ आ जाएंगे? आप यहाँ आ जाएंगे।
यानी इसी डिमांड कर्व पे आप मूव करके यहाँ आ जाएंगे। और इसी कीमत को अगर हम सप्लाई कर्व के साथ मिला दें, सप्लाई कर्व के साथ, तो आप इस पॉइंट से मूव करते हुए ई पॉइंट से आप कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ। तो आपको नज़र आएगा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये दो पॉइंट इस कीमत पे आ गए हैं। यानी इसका मतलब इस कीमत पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। आपके सामने सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और अगर आप इसको नोटिस करें तो ये आपको नीचे से भी नज़र आ जाएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख लें ऐसे, तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, इस कीमत पर डिमांड इतनी है और इस कीमत पर सप्लाई इतनी है। आपको समझाने के लिए मैं लाइनें खींची हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक गैप क्रिएट हो गया है और इस गैप के अंदर आपके सामने सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो इसको हमने लिख दिया कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। जब भी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो ये सरप्लस पैदा हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए, अब आ जाइए इस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि अगर हम कीमत P1 फर्ज कर लें, ये P1 इस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है। अगर आपने ये P बार वगैरह नहीं लिखना तो ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बार ही लिखना है, मर्जी आपकी, ना लिखें बार, आप इसको PE लिख लें, इक्विलिब्रियम प्राइस। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि बार नहीं लगाना है कि नहीं लगाना, ना लगाएं, ये तो नोटेशन है, कोई भी लिख लें, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह लें इसको। तो अच्छा, तो ये जो PE है ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो QE है वो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, P1 पे देखें क्या हो रहा है। अब फर्ज कर लें आप दोबारा ई पॉइंट पर आ गए और ई के बाद आप कीमत P1 हो जाती है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे सप्लाई कर्व पे, यानी इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप मूव करते हुए सप्लाई कर्व पे कम कीमत होने की वजह से आप यहाँ आ जाएंगे। और अगर इसी P1 को हम डिमांड कर्व से मिला दें तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट से दोबारा मूव करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे। तो इसका मतलब जब कीमत PE से P1 पे जाती है तो आप E पॉइंट पर नहीं रहते हैं, आप E से आप मूव कर जाते हैं C पर और E से आप मूव कर जाते हैं D पर। जब आप PE से P1 पर जाते हैं तो अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक डिमांड एंड सप्लाई एडजस्ट हो जाती है। और वो आपके सामने अब दोबारा एक इशू सामने आ गया, और ये इशू क्या है कि इस कीमत पर डिमांड ज़्यादा है। डिमांड कितनी है, डिमांड है यहाँ से लेके यहाँ तक, और सप्लाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी P1 से लेके C तक सप्लाई है, P1 से लेके D तक डिमांड है। आपके सामने डिमांड ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि इसमें डिमांड जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सप्लाई से। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम शॉर्टेज कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज। ये है जी सिचुएशन। अब हम इसको मज़ीद समझ लेते हैं, मज़ीद देख लेते हैं कैसे भला। देखें, एट P2 प्राइस पर क्या हुआ, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है, ठीक है ना जी। और एट P1 यानी P1 प्राइस पर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है जी। ये सिचुएशन, दोनों सिचुएशंस क्या हैं,
ये डिसइक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम। तो क्या ये डिसइक्विलिब्रियम दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो कि जरूरी है, वो हम समझते हैं। देखें, हम लोगों ने पढ़ा QD इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये बता रहा है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड है, और लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, और प्राइसेस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरीके से आपने पढ़ा QS इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ये क्या बताता है? ये इम्पैक्ट बताता है ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी सप्लाई। और ये क्या इम्पैक्ट बताता है कि प्राइस ज़्यादा होगी तो सेलर क्या करेंगे? ज़्यादा बेचेंगे। और अगर प्राइस कम होगी तो वो सप्लाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो रिलेशनशिप आपके सामने ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड। इसमें इसमें प्राइस का इफ़ेक्ट डिमांड पे है, इसमें प्राइस का इफ़ेक्ट सप्लाई पे है। ये आप पहले पढ़ आए हैं। अब जो चीज़, एक चीज़ और जो आप लोग नहीं मैंने बताई, अब वो समझें ज़रा। वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं ये कहूँ, अगर अब थोड़ा सा डिफरेंट मैं कहूँ कि अब मैं ये कहूँ कि प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ QD। अब ये उलट, गौर करें ज़रा। अब ये उलट, इसमें क्या हो रहा है? इसमें इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस है, इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस है। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अब डिमांड का इफ़ेक्ट हमने प्राइस पे देखना है। ये बात अभी तक नहीं हुई थी, आज हो रही है। इसमें क्या होता है? अब इसमें डिमांड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो डिमांड अगर बढ़ जाए तो प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रा सोच के बताएं। मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है टमाटर की, बकरों की, चावलों की, घी की, पेट्रोल की, तो उसकी कीमत कहाँ जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए ना? तो ये डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव। लेकिन प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर डिमांड कम हो जाए तो कीमतें कहाँ आ जाएंगी? नीचे। तो डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट नेगेटिव है। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। ठीक है ना जी? ये क्लियर होगी बात आपको? इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो इक्वालिटी साइन किस तरफ आता है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफेक्ट देखना होता है। समझ रहे हैं ना ये बात? तो इम्पैक्ट ऑफ, अब ये सप्लाई का इफेक्ट जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई ऑन प्राइस। सप्लाई का इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा? चलें आप बताएं। सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है किसी चीज़ की मार्केट में, तो कीमत कहाँ जाएगी? टमाटर धड़ा आ गए हैं, आम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी कीमत कहाँ जाएगी? नीचे चली जाएगी। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए, जैसे आपको बहुत पेट्रोल
की सप्लाई नहीं आ रही होती तो कीमत कहाँ जाती है? ऊपर। तो ये सप्लाई का प्राइस पे इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। प्राइस डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट नेगेटिव। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात ना कि ये क्या है, लेकिन ये चारों बातें समझेंगे तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। इसमें समझना बड़ा ज़रूरी है। ये क्या है? ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ये दोनों नीचे वाले लॉज नहीं है, ठीक है ना जी। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई, ये हम पहले पढ़ आए हैं। ये आज नई चीज़ बताई है मैंने आपको। ये दोनों नीचे वाले, इनको समझें। ये अगर समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। वापस आ जाएं इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर वापस आ जाइए। यहाँ देखिए P2 के ऊपर सप्लाई ज़्यादा है। P2 के ऊपर क्या है? सप्लाई ज़्यादा है। ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, P2 के ऊपर जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? ये देखें, सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी। ये 1 मिनट। सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, कीमतें कहाँ चली जाएंगी? नीचे। और ये देखें इस डायग्राम कि जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो कीमतें नीचे जाती हैं और कीमत यहाँ आ जाएगी। ये कीमत कोई हो जाएगी, इसका कोई नाम रख दें P2 डैश। तो यहाँ पर अभी भी ये गैप रह जाएगा सरप्लस, लेकिन फिर भी अभी भी सप्लाई ज़्यादा है, फिर कीमत नीचे जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कीमत। यहाँ पर अभी भी सरप्लस है, इतना सरप्लस कम होता जा रहा है। तो ज्यों ज्यों जब तक ये सप्लाई ज़्यादा रहेगी डिमांड से, कीमत नीचे जाती रहेगी और जाते 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 दोबारा आप कहाँ आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे आप। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ देखें P1 पर क्या था? P1 पर डिमांड ज़्यादा थी, तो डिमांड जब ज़्यादा होगी तो प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आपके सामने। डिमांड जब ज़्यादा होती है तो कीमतें ऊपर जाती हैं, तो कीमत क्या जाएगी? ऊपर जाएगी। और ऊपर जाने का मतलब P1 से यहाँ पे आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगी। तो ये अभी भी शॉर्टेज है, लेकिन पहले से शॉर्टेज पहले इतनी थी यहाँ से यहाँ तक, C से D तक, अब कम होकर यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी। फिर क्या नतीजा निकलेगा? तभी भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, फिर कीमत ऊपर जाएगी, मज़ीद जाती जाएगी जाती जाएगी जाती, जब तक कि ये शॉर्टेज ख़त्म नहीं हो जाती। और अल्टीमेटली ये कीमत यहाँ से बढ़ते बढ़ते दोबारा इस कीमत पर आ जाएगी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर दोबारा आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप का ये जो इक्विलिब्रियम है ये रीस्टोर हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम से आप दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएंगे। तो ये है जी मार्केट इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। इसमें मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई हैं कि ये क्या कह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और इसको हमने टेबल से भी पढ़ा है और इसको हमने ग्राफ के ज़रिए भी पढ़ा है, और आपको मैंने कुछ चीज़ें मज़ीद भी बताई हैं कि क्या होता है वहाँ पे। अच्छा, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, हम मज़ीद भी एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये मैं नेक्स्ट जो चीज़ समझा रहा हूँ वो ये है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम पे इफ़ेक्ट्स देखने हैं हमने। मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ था? ये आपके सामने ई पॉइंट पे, जहाँ जहाँ
मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ था? वेयर बोथ डिमांड and supply curves intersect to each other. intersect का मतलब होता है काटना, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। और जहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वहाँ मज़ीद दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है और एक हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है। ये दो चीज़ें होती हैं। आप जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे फैक्ट्स पे जाएंगे और मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम पे फैक्ट्स में ये होगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होगा, तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज होगा। ठीक है ना जी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज होगा फिर। लेकिन इस सवाल को पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी बेसिक बात है, वो जो समझनी है वो करनी है। वो ये कि आपको ये पता हो कि जो फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये शिफ्टिंग याद करें। राइज किधर करता है? ये राइज इन सप्लाई हमेशा राइट वर्ड होगी। ये आपने राइज राइट याद रखना है। ये S2 ये राइज है, राइज हमेशा राइट वर्ड है। और ये S1 जो डॉटेड कर्व है ये फॉल है। ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है, राइज एंड फॉल। ठीक है, इसी तरीके से अभी ये टॉपिक शुरू नहीं किया, मार्केट इक्विलिब्रियम पे फैक्ट्स शुरू नहीं किए, लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए, इसलिए पहले ये याद करवा रहा हूँ। यहाँ डिमांड है, यहाँ पर ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है। तो इसमें डिमांड कर्व ये अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ये D2 कहेंगे, ये राइज है। इधर भी राइज राइट वर्ड है, राइज राइट, RR, राइज राइट, ये याद रखना, राइज राइट। और ये जो लेफ्ट वर्ड है D1, ये क्या होगा? ये फॉल है। ये अपने आप को समझाएं कि सप्लाई कर्व किधर राइज एंड फॉल होता है और डिमांड कर्व किधर राइज एंड फॉल होता है। तो राइज राइट ये याद रखना है बस। ठीक है ना जी। अब इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इफेक्ट्स पढ़ते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ना, इफेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, ये पढ़ते हैं। इसके अंदर कई तरह के इफेक्ट्स हैं। मुझे जो है वो आपको इसमें पहला जो चीज़ समझानी है वो ये है कि इफेक्ट्स ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम इफ, अब इफ में पहला है, पहला क्या है? इफ राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड। ये पूरा सवाल, ये पूरा क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा ग्राफ, ये सारा क्या है? ग्राफिकल है। दिस इज ग्राफिकल, ग्राफ ही बनाने हैं बस इसके अंदर। तो ये सवाल पहला आया है कि इफेक्ट्स बताएं मार्केट इक्विलिब्रियम पे अगर डिमांड राइज हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मार्केट इक्विलिब्रियम बना लेना है। मार्केट इक्विलिब्रियम में जब आप डिमांड और सप्लाई कर्व शो करेंगे तो यहाँ क्यू लिखेंगे, क्योंकि क्यू का मतलब QD भी होगा और QS भी होगा। तो ये सप्लाई कर्व, ये पहली जो मार्केट इक्विलिब्रियम आपने करना है, ये आपने बोल्ड सॉलिड लाइन बनानी, ये आपने शो करके आपने कहना जी ये हमारे पास
मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, ये इक्विलिब्रियम हो गया ई, ये तो बन गया मार्केट इक्विलिब्रियम, दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इस पे फैक्ट्स बतानी है, और फैक्ट कौन सा बताया उसने कि ये वाला फैक्ट दिखाएं, राइज इन डिमांड करके दिखाएं। अब आप राइज का आता ही नहीं आपको, तो कैसे करेंगे? अभी समझाया था राइज इन डिमांड, राइट, ये राइज है, ये फॉल है डिमांड का, सप्लाई का ये राइज है, ये फॉल है, तो ये पता होगा तो करेंगे ना। तो अब आपने राइज करना है, तो राइज कर दीजिए अपनी मर्जी से, डिमांड कर्व को पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, ये राइज हो गया। अगर आपको पता ही ना होगा राइज किधर होता है, तो फिर आप कैसे शिफ्ट करेंगे? ये D1, ये D1। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज E1, ये न्यू इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर एक नया डिमांड कर्व पुराने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये नई आएगी इक्विलिब्रियम प्राइस P1, और ये नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगी QE1। समझ आ गई? ये हमने कर दिया है काम। अब ये आप इस तरह एरोज से शो करेंगे कि ये राइज है, और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। ये एरोज लगाएंगे आप कि क्या इफेक्ट हुआ कि जब सप्लाई वही है और डिमांड कर्व शिफ्ट किया है राइट वर्ड, तो क्या हुआ उसका नतीजा? कीमत भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। ठीक है ना जी? इसी तरीके से अब आपको कहते हैं कि एक और इफेक्ट बताइए, इफ नंबर 2 फॉल इन डिमांड, तो फॉल इन डिमांड शो कर दें। दोबारा से आप पहले इक्विलिब्रियम शो करें, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम। अब फॉल करना है, तो फॉल आपको आता होगा तो करेंगे ना। तो फॉल के लिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, ये आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें, ये D1 इसको डॉटेड बनाना है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा E1, ये कीमत नीचे आ जाएगी, इसको PE1 कह लें, इसको QE1 कह लें। तो आप बताएंगे कि जब फॉल हुआ, ये एरोज लगाएंगे, तो कीमत भी नीचे चली गई, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। असल चीज़ ये बतानी है, ये और ये कि जब फॉल इन डिमांड हुआ तो फिर कीमत पर क्या फ़र्क पड़ा और क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ा। समझ आ गई? आप फर्ज करें तीसरा वो कहता है आपसे कि बोथ राइज एंड फॉल इन डिमांड, तो अब ये भी कर सकते हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम शो करेंगे, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब दोनों करना है, यानी राइज भी करना है डिमांड में और फॉल भी करना है। तो पहले राइज कर दें, इसको कह दें D2। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? ये E था ना, इसको E2 कह दें। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे आ गई PE2, और ये QE2। अब फिर इस इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपने बता दिया राइज करके, इसका नतीजा ये निकला और ये निकला आपके सामने। फिर आप दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे और कहेंगे अब हम क्या करने लगे हैं? फॉल, क्योंकि सॉलिड लाइन से डॉटेड लाइन का कंपैरिजन, यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ से इक्विलिब्रियम से फिर दोबारा इनिशियल पॉइंट से जाना है दोबारा, ये आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है ना जी? तो ये D1 ये डॉटेड लाइन है, और ये E1 कह दें इसको, ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ। अब इसी से कंपेयर करना है कि इसके मुकाबले में कीमत यहाँ आ गई और इसी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के मुकाबले में ये यहाँ आ गई, यानी इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है और इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है। E से E2 पे और E से E1 पे आना है, E2 से E1 पे नहीं आना।
इनिशियल पॉइंट जो है ना उससे कंपेयर करना है, राइज करके और इनिशियल से ही पीछे आना है इनवर्ड, उसे हम कहते हैं फॉल। तो ये फॉल किया और ये राइज की, समझ आ गई बात, ये क्लियर होगी। इसी तरीके से आप डिफरेंट बना सकते हैं। इसमें नोटिस करें कि हम लोगों ने इसमें सिर्फ मैंने डिमांड को चेंज किया है, तीनों डायग्राम के अंदर सप्लाई को नहीं किया। इसी तरीके से आप सप्लाई को सेम रख के सॉरी डिमांड को सेम रख के सप्लाई में भी चेंज ला सकते हैं। डिमांड को सेम रखें और सप्लाई को राइज एंड फॉल करके देखें, वो भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मैं एक और बना देता हूँ, चौथा, इफ राइज एंड फॉल इन सप्लाई। अब सप्लाई में करना है तो सप्लाई में करके देख लें। ये सारा मैं आपको एक नोट्स भेजता हूँ, मुझे तलहा याद कराना है अभी शाम को, मैं आपको ये सारे नोट्स अब तक के भेज देता हूँ जो मेरे पास इनके अवेलेबल हैं। जो होंगे मैं देता रहूँगा साथ से, जो नहीं है वो किताब से, लेकिन किताब से तो हर सूरत में पढ़ना है। जो मतलब किताब तो सारी चीज़ें आगे आनी किताब से ही है, किताब से ही पढ़ना है, इसलिए किताब को पढ़ने की आदत डालें। अब ये इक्विलिब्रियम हो गया जी। अब राइज करें तो राइज इन सप्लाई ये होगा S2 ये इक्विलिब्रियम पहला था ना, अब इसको इक्विलिब्रियम 2 कह लें। और ये राइज किया आपने, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा, PE1 कह लें या जो भी कहना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये QE1 कह लें। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई। दोबारा इस पॉइंट पे आए, अब इसमें फॉल करें। जब ये फॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, E1 कह लें इसको, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इसी से कंपेयर करना है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गई और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कम हो गई ये इसके मुकाबले। ये इनिशियल पॉइंट से ही इधर जाना है, इधर जाना है। इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल प्राइस है, इससे ही कंपेयर करके बताना इधर चले गए या इधर चले गए। ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी एक और मैं ग्राफ बना देता हूँ जिसमें हम दोनों को शिफ्ट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एक और इफेक्ट, पांचवा मैं कहता हूँ राइज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ये शो करो जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझना है। सबसे पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है, क्योंकि इफेक्ट्स किस पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे। तो पहले तो मार्केट इक्विलिब्रियम शो करें। तो ये डिमांड कर्व और ये क्या है, सप्लाई कर्व। ये मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया, PE, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, QE, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसमें ये है, इसमें ये है कि हमने पहले अब इस स्टेटमेंट को पढ़ना है कि हमने करना क्या है। इसमें करना ये है जनाब कि राइज करना है किसके अंदर, सप्लाई के अंदर। और पहले राइज इन सप्लाई करना है और डिमांड में क्या करना है, तो ये डिमांड में भी राइज ही करना है। इसका मतलब ये है कि ये राइज का जो वर्ड है ना, ये सप्लाई के साथ भी है, ये डिमांड के साथ भी है। तो दोनों में राइज होगा। अब जिसका मतलब दोनों चेंज होंगे। जब दोनों चेंज होंगे तो दोनों डॉटेड लाइन जहां मिलेंगी ना, तो वहां इक्विलिब्रियम होगा। तो आपने राइज एंड सप्लाई करना है, लेकिन डिमांड में भी राइज करना है, इसका मतलब दोनों चेंज करेंगे। तो इसमें लेकिन जो जो सप्लाई में राइज करना है वो ज़्यादा करना है, और डिमांड में जो राइज करना है वो उसके मुकाबले में थोड़ा करना है। तो मैं सप्लाई में राइज इतना कर देता हूँ, ये देखें आपके सामने, राइज एंड सप्लाई। पहले तो यहाँ इक्विलिब्रियम हो जाता था इस पॉइंट पे, अब नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने डिमांड की कहानी भी इसके अंदर है। इसको आप S2 कह दें, ये S1 है, ये D1 है, ये D1 है। ठीक है ना, इनिशियल। अब आपने राइज इन सप्लाई तो कर दिया है, ये हो गया ना सप्लाई, लेकिन अभी ये कह रहा है इज ग्रेटर देन डिमांड। इसका मतलब डिमांड में भी राइज करना है। जब आप डिमांड में राइज करेंगे तो ये डिमांड में राइज मैं कर रहा हूँ। और ज़रा नोटिस करें
कि ये दोनों डॉटेड लाइंस कहाँ मिल रही हैं, दोनों डॉटेड लाइन यहाँ मिल रही हैं। ये आपका E1 इक्विलिब्रियम है, ये आपका E2 इक्विलिब्रियम है, जहाँ अब आप नोटिस कर सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट यहाँ नज़र आ रही है पूरी। कैसे कि सप्लाई में जो राइज हुआ है वो ये हुआ है इतना, जिसको मैंने एरो से शो किया है, और जो डिमांड में राइज हुआ है वो ये हुआ, देख लें आपके सामने। इसमें राइज थोड़ा हुआ है, इसमें राइज ज़्यादा हुआ है, और यही वो कह रहा था कि राइज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन द डिमांड। और अब इसका इफेक्ट क्या दिखाना है आपने, ये देखें जी, इक्विलिब्रियम प्राइस 1 से 2 हो गई, यानी कम हो गई। यहाँ 2 लिख लें, नॉट लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे नोटेशन में कोई रोला नहीं है। और ये QE1 पे चले गए आप, QE नॉट से। तो ये आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा, ये असल चीज़ ये है। और ये देखना है कि ये कितना शिफ्ट किया और ये कितना शिफ्ट किया। तो डिमांड कर्व इतना शिफ्ट किया है, लेकिन डिमांड भी राइज़ किया है और सप्लाई भी राइज़ किया है, लेकिन सप्लाई में जो राइज़ है वो डिमांड के राइज़ से ज़्यादा है। इस तरह की कई सिचुएशन हो सकती हैं। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, आपने उसमें से ये सिचुएशन लिख के खुद बनाना है, और फिर उस नोट्स में चेक करना सही बना हुआ है या नहीं सही बना हुआ है। आपका जो बना हुआ है मुझे चेक नहीं कराना, खुद उसमें बना हुआ चेक कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है जी, चलें जी, यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे फिर इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका सवाल देख लूँ कुछ है कि नहीं। व्हाट इज़ फिनिश गुड? फिनिश गुड का मतलब ये है कि जिस पे कोई मज़ीद प्रोसेस ना हो। रमशा, एक जैसे आप ये समझते हैं कि बिल्कुल ये तैयार है, बिल्कुल इसमें कोई मज़ीद वैल्यू एडेड नहीं हो सकती, मज़ीद उसमें कोई प्रोसेस ना हो सकता हो, तो वो फिनिश्ड है। और ये वेरी करेगा, एक आप कहेंगे ये फिनिश है, दूसरा कहेगा नहीं फिनिश है। ठीक है ना, जैसे आइसक्रीम है, आप कहेंगे फिनिश्ड है, लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए फिनिश ना हो, फाइनल जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं आइसक्रीम केक बनाना चाह रहा हूँ तो उसमें मैं डालूँ, तो फिर आइसक्रीम केक जाके फिनिश होगा। इसलिए आप डिफरेंट लोगों के लिए फिनिश गुड डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप उसको बता देंगे कि अगर इसमें मज़ीद प्रोसेस हो सकता है तो वो फिनिश नहीं है, अगर वो मज़ीद प्रोसेस नहीं हो सकता तो वो फिनिश्ड है। दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, प्लीज़ टेल मी द बुक नेम एंड प्लीज़ ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। ये CR साहब, तलहा भाई, इनको बुक नेम भी बताओ और इनको ऐड भी करो ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये तलहा साहब अभी आपको नंबर देंगे, वैस भाई आप उनसे इधर से ही नंबर अभी नोट कर लीजिएगा, वो आपको बता देते हैं, आपको बुक भी दे देंगे। जब लेबर आती है तो सप्लाई आती है, जब ज़्यादा लेबर आती है तो ज़्यादा सप्लाई आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यही मैं कहना चाह रहा था। फैक्टर मार्केट थोड़ा समझा दीजिए। फैक्टर मार्केट जनाब, न्यू स्टूडेंट है, पिछला लेक्चर सुने सिदरा, उसमें पूरी फैक्टर मार्केट समझाई है मैंने, चारों फैक्टर्स को समझाया। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब ये है कि नई फर्म को आप अंदर आने से रोकें। कैसे रोकेंगे? वो उस सूरत में रोकेंगे जब आप फर्ज करें आप गवर्नमेंट से ही ले लेते हैं, पेटेंट ले लेते हैं कि कोई और उसमें आ नहीं सकता, आपके पास राइट्स होते हैं, आप किसी को आने नहीं देते, या रॉ मटेरियल भी आपके कब्जे में होता है तो आप दूसरी नई फर्म को अंदर ही नहीं आने देते, या आप कीमत इतनी कम रखते हैं कि नई फर्म आ नहीं सकती, वो भी बैरियर है। हाई प्राइस होगी तो नई फर्म को फ़ायदा होगा ना आने का। तो ये कुछ बैरियर्स टू एंट्री हैं, या आपकी चीज़ इतनी डिफ्रेंशिएटेड है, इतनी अच्छी है कि लोग आ नहीं सकते। अच्छा, बुक सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं जी? नहीं है, ये हमने ग्रुप में शेयर कर दी हैं सॉफ्ट कॉपी में बुक्स जी। ये CR साहबा और GR साहबा, प्लीज़ इनको, उम्मे हानि को ज़रा ट्रीट करें, इनको मैसेज अपना GR साहबा भी नंबर लिख दें इधर ही, ताकि वो समझ सकें। अच्छा, उसके बाद प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है जनाब। मेरी सिटी में बुक नहीं मिलती, मिलनी भी नहीं है भाई, ये सॉफ्ट कॉपी हमने सबको ग्रुप में शेयर की हुई है। सर यू राइट QS इन सरप्लस, इट मीन्स कि सरप्लस अब भी डिमांड से लेस तो है। हाँ तो सरप्लस है ना, सप्लाई का सरप्लस का मतलब ये है कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। सरप्लस का क्या मतलब कि बेचने वाले ज़्यादा हैं, सप्लाई ज़्यादा है ना, और डिमांड कम है। इक्विलिब्रियम प्राइस रिपीट कर दें, जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी वहाँ पर जो कीमत आएगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस है।
इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब है विलिंग प्राइस, जिस पे दोनों लोग रजामंद हो जाते हैं, वो बेचने के लिए और दूसरा खरीदने के लिए। इस तरह इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब है जिस पे दोनों पार्टीज यानी सेलर्स और बायर उस, शाम को मुझे तलहा याद कराना, किताब में से भी पढ़ें और नोट्स भी भेज देता हूँ इसके, ठीक है। मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मुझे बुक्स और पेपर पैटर्न बता दें। ये सीआर साहब से रब्ता करें जी इन चीज़ों के लिए। उसके बाद टेबल की लिहाज से आपने अपोजिट कर दिया ग्राफ के डिटेल, तो आप शुड नॉट क्यू एस मोर देन क्यू, ऐसा नहीं है भाई, गौर से देखो। सर व्हाट्सएप नंबर भी सीआर साहब शेयर कर देते हैं आपको। सर हम नोट्स कैसे ले सकते हैं भाई, सीआर साहब बताएं इनको। गुड टीचर, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज़ फाइनेंशियल गुड्स? फाइनेंशियल गुड होती है जैसे बॉन्ड होता है, जैसे शेयर होता है। शेयर सुना है ना आप लोगों ने, कराची वाले ज़्यादा जानते होंगे, लाहौर वाले भी। शेयर वो फाइनेंशियल होती हैं चीज़ें, जिससे आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह मरकज़ कौमी बचत से आप जो सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं, तो वो सारे फाइनेंशियल गुड्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं उनको। जॉइन द नेम ऑफ द बुक, ये सीआर साहब प्लीज़ इनको बताएं। सर टुडे यू हैव सेंड द टॉपिक फ्रॉम बुक एंड जुलाई, कब भेजते हैं जी? आज भेजते हैं। मेरा ख्याल इस वक्त सीआर मौजूद नहीं है, मैं आपको उसका बता दूं फ़ोन नंबर। तलहा नाम है, तलहा साहब सीआर है हमारी क्लास के। उसका नंबर है 03335875 389। ये सीआर का नंबर है। बुक से रेलिवेंट ग्रुप में ऐड करना, ये सारा उसका काम है, मेरा नहीं है भाई। आप उनसे रब्ता करें। मैं दोबारा नंबर बता रहा हूँ, 03335875 389। और जीआर साहबा का नंबर बता देता हूँ। जीआर साहबा जुनेरा है 0333164469। इनसे रब्ता करें, गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं उनसे रब्ता करें तलहा से। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल फिर बात होगी आपसे।